वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स आप चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, हम पहले जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने ये सीखा है व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम डिटरमाइन करते हैं किसी मैट्रिक्स की, वो डिटर्मिनेंट कहलाती है। और वो वैल्यू जो होती है वो कोई रियल वैल्यू हो सकती है या हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है। तो रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो हम किसी डिटरमिनेंट की निकालते हैं वो किसी मैट्रिक्स की निकालते हैं, वो डिटरमिनेंट कहलाती है जो हम डिटरमाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिटरमिनेंट जो हम निकालते हैं, तो एक्चुअल में स्टूडेंट हमने देखा कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स से उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं यानी कि डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो हमें जो है कभी कभी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी करनी पड़ती है और बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ डिटरमिनेंट्स के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज करने से किसी मैट्रिक्स की जो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है वो निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो दूसरी बात, प्रॉपर्टी यूज करने से जो है किसी रो के या कॉलम के जो है एलिमेंट्स है वो जीरो बन जाते हैं। उससे कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है और फास्ट हो जाती है। तो इसी के लिए प्रॉपर्टीज को बनाया गया है। तो देखते हैं, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट हेल्प अस टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज इन ए रो। किसी रो में हम जो है अधिक से अधिक जीरो क्रिएट कर सकते हैं या कॉलम के अंदर, विच हेल्प अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्विकली। ये देखिए, उससे हमें जो है जल्दी से वैल्यू निकल जाती है। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती है डिटरमिनेंट के अंदर। तो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है, इफ रोज एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। मीनिंग क्या है? यदि जो है आप रोज को चेंज कर देते हैं, सारे रो को कॉलम बना देते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या देखेंगे आप, इसकी जो वैल्यूज है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। आपके पास देखिए एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसकी हमने वैल्यू निकाली, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? -57। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो रोज है इसको कॉलम बना देते हैं। देखिए कॉलम बना दिया है रो को, ये रो को देखिए, फिर कॉलम बना दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कॉलम बना दिया है, इस रो को भी कॉलम बना दिया है। जब रोज कॉलम बना देते हैं फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू दोबारा निकालते हैं और दोबारा वही बेसिक रूल यूज करके जो हमने आपको 4.1 में बताए थे उससे निकालते हैं। तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है, इक्वेशन 1 में भी वही वैल्यू आई, इक्वेशन 2 में वही वैल्यू आई है। तो हमने क्या सीखा प्रॉपर्टी 1 में? ये सीखा यदि हम जो है रोज को कॉलम बना देते हैं, सभी रोज को या सभी कॉलम्स को रोज बना देते हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, सेम वैल्यू आती है। तो दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। देखिए आगे बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है हमारी वो क्या कहती है? देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट, यदि किसी भी हम 2 रोज को ले लें, चाहे फर्स्ट और थर्ड रो को लें या सेकंड और थर्ड रो को ले लेते हैं और उनको इंटरचेंज कर देते हैं, तब भी क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन क्या है, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली, -57 आई, जो हम ऊपर देख चुके हैं, ये रही -57। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो रोज है उन फर्स्ट है और ये सेकंड है या सेकंड या थर्ड है, तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया है, जो आपकी ये 018 है ये एज इट इज रखा है और ये अपनी पास जो फर्स्ट है और सेकंड है इनको देखो इंटरचेंज कर दिया मैंने। जब इंटरचेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू फिर निकाली दोबारा वही बेसिक रूल यूज करके, तो 57 आ रही है, लेकिन इस बार प्लस आ रहा है और पहले माइनस आ रहा था। तो आपने देखा यहाँ पर जब 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड किया, आप फर्स्ट और थर्ड भी कर सकते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आंसर +57 आएगा। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि ये रूल जो सेकंड है वो 2 रोज के बारे में बात करता है। ध्यान रखें स्टूडेंट, रूल नंबर 2 है और ये 2 रो के बारे में बात करता है। ठीक है, 2 रो का अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो उसके वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर हम कोई डिटरमिनेंट लेते हैं, किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रोज के जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम हो, एज इट इज हो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो है 2, 3, 5 और या थर्ड रो है, इसके एलिमेंट बिल्कुल सेम है, एज इट इज। तो क्या होता है, जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की वो 0 हो जाती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पर 2 रोज हैं, इनके जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है, तो फर्स्ट और थर्ड रो को हम चेंज करें तो प्रॉपर्टी जो है 2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? साइन चेंज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी मान लीजिए इसकी वैल्यू Δ1 है, बाद में इसकी वैल्यू Δ2 आ जाती है, तो आप क्या देखेंगे कि Δ1 और प्लस Δ2 = 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू तो वही 0 ही आएगी। आप देख सकते हैं, देखिए
मान लीजिए शुरू में डेल्टा 1 वैल्यू थी और दोबारा जब हमने उसका साइन चेंज किया तो माइनस डेल्टा 2 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो अब ये दोनों को जब हम एक जगह लाएंगे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन नंबर में तो क्या है, दोनों सेम है मेरे पास, ठीक है। तो वैल्यू बाद में मेरे पास क्या आ जाएगी, वापस 0 आ जाएगी। ये डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। तो हियर डिटरमिनेंट ऑफ R1 और R2 क्या है, यहाँ पर आइडेंटिकल है। प्रॉपर्टी 3 को आप ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी जो थर्ड है वो सेकंड से लिंक करती है। सेकंड प्रॉपर्टी में भी हम 2 रोज की बात करते हैं और यहाँ भी हम जो है 2 रोज की बात कर रहे हैं। वहाँ पर 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 रो में यदि एलिमेंट सेम है तो उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आएगा, ये हम कह रहे हैं। लेकिन दोनों में हम एक बात कॉमन देख रहे हैं, क्या है, वहाँ भी 2 रो की बात करते हैं, यहाँ भी 2 रोज की बात करते हैं। तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आपस में लिंक करती है। प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 4 में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, थोड़ा सा मैंने यहाँ कंजेस्टेड कर दिया स्टूडेंट, आप इसको मैग्नीफाइंग करके देख सकते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो मल्टीप्लाइड बाई के, सपोज 9, तो वैल्यू बिकम क्या है, के टाइम्स। आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके किसी रो के सभी एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो जो नया डिटरमिनेंट आएगी, जो नई वैल्यू आएगी, वो पुरानी वैल्यू की के टाइम्स आएगी। मान लीजिए शुरू में वैल्यू जो है डेल्टा 1 थी, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या था, डेल्टा 1 था, बाद में क्या हो गया, वो के टाइम्स हो जाएगा नया, ठीक है। अब के इक्वल टू 9 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी पहले वाले डिटरमिनेंट की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर एक जो है चेंज है, मान लीजिए एलिमेंट जो है एनी टू रोज के क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल। तो क्या इस केस में क्या होगा, वैल्यू इसकी 0 बन जाएगी। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये 2 जो है रो हैं, इनके हम एलिमेंट देख रहे हैं कि देखिए इसको मैंने 7 इसमें सब में से जो डिवाइड किया तो ये 7 × 2 7 3 7 5 लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि आप एक कोई कॉमन फैक्टर बाहर ले रहे हैं 7। जब आप किसी कॉमन फैक्टर को लेने के बाद ये आपके पास कंडीशन आ जाती है कि सभी एलिमेंट्स जो है 2 रोज के क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट वही पहले वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, गारंटी है 0 आएगी, क्योंकि किसी भी 2 रो के एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। जब भी किसी 2 रो के एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद ऐसा हो जाता है तब भी 0 होगी, क्योंकि 7 × 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखिए एलिमेंट R1 और R3 के क्या हैं, हम मेरे पास यहाँ पर R1 और R3 के देखिए 2 और 7/2 का मैं डिवाइड करता हूँ, 3/7/3 को डिवाइड करता हूँ, तो R1 और R3 के जो एलिमेंट है प्रोपोर्शनल है। और कैसे पता लगा प्रोपोर्शनल है, इनका जो रेशो है वो फिक्स आ रहा है, 1/7 आ रहा है। लेकिन दूसरी बात, यदि ऐसा हो जाए कि एक कॉमन फैक्टर निकलने के बाद इस दोनों के एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड के सेम हो जाते हैं तो जो है उसका वैल्यू भी 0 आएगा डिटरमिनेंट का। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 निकालने के बाद यहाँ 2 आता और यहाँ पर मान लीजिए 6 आता और यहाँ पर 9 आता, तो ये एलिमेंट सेम नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो 7 × 9 होता है, यहाँ पर 7 × 9 होता तो यहाँ 9 आता, यहाँ 7 × 6 होता तो यहाँ 6 आता, तो उस केस में ये एलिमेंट सेम नहीं होते, तो फिर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती। फिर इसकी जो डिटरमिनेंट आती है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, प्रोपोर्शनल होने के बाद जरूरी नहीं है कि ये सेम आए, सेम आ जाए तो 0 है, नहीं आए तो 7 टाइम्स वो वैल्यू हो जाएगी, जो हम प्रॉपर्टी 4 में ऊपर पढ़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ 9 टाइम है, 7 टाइम हो जाएगी। आगे चलते स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो क्या कहती है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम या सम तो क्या मोस्टली हम ऑल ही लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, यदि एक रो के सभी एलिमेंट्स जो है को जो है हम शो कर सके किसके फॉर्म में, सम ऑफ द 2 टर्म्स के जो है सम के रूप में लिख सके, तो देन डिटरमिनेंट जो है कैन बी शोन एज सम ऑफ द 2 डिटरमिनेंट्स। मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि यदि आप जो है किसी रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को ब्रेक कर सके, ठीक है, और ब्रेक करने का मतलब उनको जो है 2 टर्म्स के सम के रूप में लिख सके। तो देखिए ये जो मेरे पास जो है फर्स्ट जो मेरे पास कॉलम है उसके सभी एलिमेंट्स को मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ है। देखिए A1 + P1, B1 + P2, C1 + P3, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो स्टैंडर्ड नंबर हो सकते हैं, जैसे 9 है मान लीजिए, यहाँ 11 है, फिर यहाँ 13 है, तो मैं 9 को लिख देता हूँ 7 + 2, 11 को लिख देता हूँ मैं क्या 2 निकाल लो उसमें से 9 + 2, 13 को मैं लिख देता हूँ 11 + 2,
तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह से जो है सबको मैंने ब्रेक कर दिया। और ये भी जरूरी नहीं स्टूडेंट आप जो है 2 निकालें, किसी में 3 भी निकाल सकते हैं। तो जब आप किसी कॉलम के या रो के सभी एलिमेंट को ब्रेक करके लिख देते हैं तो उसकी जो पूरे कंप्लीट डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो जो है इंडिविजुअल टू डिटरमिनेंट्स के सम के बराबर होती है। टू डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के सम के बराबर होती है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये सेकंड और थर्ड कॉलम तो रिपीट करना है और फर्स्ट कॉलम में से जो ब्रेक किया है उसको यहाँ ब्रेक करके 2 डिटरमिनेंट बना देंगे। तो क्या बोला मैंने आपको कि जो वैल्यू होगी वो सम ऑफ द 2 डिटरमिनेंट के बराबर होगी। ये देखिए 2 डिटरमिनेंट की वैल्यू के सम के बराबर होगी। तो स्टूडेंट आप याद रखें टेक्निक क्या है कि आप अगर देखें तो प्रॉपर्टी जो 5 है प्रॉपर्टी 4 से लिंक करती है, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड से लिंक करती है। सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में कॉमन बात क्या थी, दोनों ही प्रॉपर्टी में हम 2 रोज ले रहे हैं। वहाँ पर 2 रोज कह रहे हैं अपन किस में, सेकंड में, कि क्या होती है इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। और प्रॉपर्टी थर्ड में भी 2 रोज ले रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं एलिमेंट सेम हो जाए तो आंसर 0 हो जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी 4 और 5 पे ये भी आपस में लिंक करती है। क्यों करती है कि प्रॉपर्टी जो 4 है उसमें हम जो है किसी रो के ईच एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड भी हो गया, k = 1/7 भी हो सकता है, k = 5 भी हो सकता है। तो 1/7 का मतलब क्या हो गया, मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई किया ईच एलिमेंट को, तो 1/7 क्या हो जाएगा, यानी कि मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 1/7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 से डिवाइड होता है। तो आप प्रॉपर्टी 4 में ध्यान रखें कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है k टाइम्स हो जाता है। प्रॉपर्टी 5 में क्या होता है, हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट के रूप में लिख देते हैं इसको, यानी कि प्लस के रूप में लिख दें, माइनस के रूप में। तो हमारे पास क्या होगा, जो है टोटल जो आंसर आएगा वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी 4 में तो हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड की, 5th में बात कर रहे हैं ऐड सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। क्योंकि प्लस जो होता है उसको भी ऐसे लिख सकते हैं a1 + -p1, क्योंकि जो नंबर आप इसमें से ब्रेक करेंगे वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो माइनस भी आ सकता है। आगे स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये क्या कहती है, इफ इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन रो, किसी एक रो के जो इक्वी मल्टीपल्स हैं एक रो के ऐड कर दिए जाएं किसमें, सेकंड रो में, तो क्या होता है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है डज नॉट चेंज, वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होगी। ऐसी बात की वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होती, यही इसी तरह की बात हम प्रॉपर्टी नंबर 1 में भी स्टडी कर चुके हैं। तो यानी कि प्रॉपर्टी 1 और 6 भी जो है एक ही बात को बताते हैं, बस कहने का तरीका अलग है। वहाँ भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन वहाँ किससे, जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर कब चेंज नहीं होती है, जब किसी एक रो के जो है मल्टीपल दूसरी रो में ऐड कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे ऐड करते हैं, देखिए मैं इस रो के सभी एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ। तो क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं देखता हूँ कि सेम आती है। ये देखिए इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर ऐड करता जा रहा हूँ। मैं देखिए ये कर दिया मैंने ऐड। अब हम चाहे इसका आंसर निकालें चाहे इसका निकालें, सेम आएगा। ये इसका रूल है प्रॉपर्टी नंबर 6 का, ठीक है। तो जो डेल्टा 2 है उसको हम देखो ब्रेक कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के हिसाब से, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये डेल्टा 1 + k × ये आ जाती है। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रो है ये सेम हो गई, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर ले लिया है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या आया, डेल्टा 1 आया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो आंसर है, मान लीजिए शुरू में डेल्टा 1 था, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये भी डेल्टा 1 आ रही है, क्योंकि ये पोर्शन क्या हो गया, सेम हो गया ये वाला। तो क्या सीखा हमने, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 1 में क्या देखा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, बिल्कुल चेंज नहीं होती है। बस रूल ध्यान रखें, वहां पर हम ये बोलते हैं 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर भी 2 रोज में एक वर्क हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड करते हैं, तो वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है। अब 2 इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। 2 नोट क्या है, देखिए पहला है कि इफ़ वी यूज मोर देन 1 ऑपरेशन, यदि एक से ज़्यादा ऑपरेशन यूज करते हैं, लाइक जैसे हमने ये ले लिया R1, यहाँ ले लिया R2 + R3 या k × R3 ले लिया इन 1 स्टेप, ठीक है। तो से R1, तो सेम रो से मतलब होता है सेम रो मस्ट नॉट बी अफेक्टेड, तो सेम रो जो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये एग्जांपल देखिए यहाँ से अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपने जो है R1 पे रिजल्ट लिया R2 और R3 का, k टाइम्स R3 का और R2 का रिजल्ट कहाँ पर लिया आपने, R1 पे। तो आप दोबारा से रिजल्ट जो है R1 पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है, R2 पे ले सकते हैं या R3 पे ले सकते हैं। मतलब ये है कि है ना, एक ही स्टेप के अंदर सेम रो, यानी कि R1 जो है, जैसे एग्जांपल यहाँ R1 है, ये जो है अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो R1 पे आपने आंसर लिया है, R3 पे लिया है, ठीक है।
आप वापस जो है आंसर R1 पे लेंगे, यहाँ पर भी तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो टेकिंग R1 और यहाँ कर दूँ मैं R3 के R2, ये क्या है, रॉन्ग है अगर आप ये लिखते हैं तो एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लेते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे ऑपरेशन में जो आप रिजल्ट ले रहे हैं वो पहले वाला नहीं होना चाहिए, पहले वाली रो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पर, तो रॉन्ग है ये और ये दोनों ठीक है। दूसरी बात है इन ना सेम क्वेश्चन के अंदर वी कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ रोज एंड कॉलम वन आफ्टर अनदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि हम एक बार रो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में रो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा। एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है कि यदि आप कॉलम की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो कॉलम की यूज करते हैं। लेकिन जो हमारी डिटर्मिनेंट है उसमें कभी हम रो की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कभी कॉलम की कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, इन सम क्वेश्चंस में हम वी कैन यूज प्रॉपर्टीज ऑफ रोज एंड कॉलम वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, पहले रो की यूज कर ली बाद में कॉलम की यूज कर ली, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। बट इन मैट्रिक्स वी यूज प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली रोज और ओनली कॉलम्स, और ओनली कॉलम या ओनली कॉलम की यूज करते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। आप को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मेरा जो है इस 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, उसमें हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इन्हीं रूल प्रॉपर्टीज को रूल्स को यूज करेंगे। थैंक यू।